महाराजा एंड ओल्ड बॉय, जब हम इन दो मूवीज को एक फ्रेम में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेक्ट्स हैं जो हम सिमिलर देखते हैं। जैसे ये वाला सीन देख लो। लेकिन ऐसा क्यों? बिकॉज महाराजा वॉज एक्चुअली हाईली इंस्पायर्ड बाय ओल्ड बॉय मूवी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कोरियन थ्रिलर जिसमें एक्शन, लव, रिवेंज, सर्वाइवल, ट्रॉमा सब कुछ देखने को मिलेगा, वो भी अलग ही अंदाज में। सो दिस इज द थर्ड एपिसोड ऑफ रेट्रो रिवाइंड, जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं कुछ वर्ल्ड सिनेमा के मास्टर क्लास मूवीज जिन्हें अभी भी याद किया जाता है। एंड इस मूवी को देखने के बाद आप सैल्यूट करोगे डायरेक्टर और एक्टर को। सो शुरू करते हैं आज का थ्रिलिंग एपिसोड। स्टोरी की शुरुआत होती है एक मिडिल क्लास आदमी से जिसका नाम होता है ओदेसु, जो नशे की हालत में धुत था पुलिस स्टेशन में, और उसे इतनी चढ़ी हुई थी कि उसे खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या चल रहा है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो सिंपल स्टोरी को एक अलग वे में ले जाता है। कुछ लोग आते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं और डाल देते हैं एक छोटे से रूम में विदाउट एनी रीजन। देसो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मुझे यहाँ पे रख रहे हैं? एटलीस्ट मुझे तो पता होना चाहिए ना। रूम में उसे सब कुछ मिल जाता है जो सच में जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए टीवी, वही टीवी उसकी दोस्त, टाइम, टीचर, लवर सब कुछ बन जाती है। उसे टाइम पर खाना सब कुछ वक्त पर मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम यही है इस रूम में ही रहना होगा। लेकिन पहले हमें लगता है कि ये इंसान कितनी देर रह सकता है वहाँ पे, 1 साल 2 साल, कुछ तो ट्राई करेगा निकलने की। लेकिन शायद नसीब उसका बहुत ज्यादा खराब था और उसने बहुत ज्यादा पाप किए थे। वो वहाँ पे रहता है 15 साल तक। उसने अपनी आधी जिंदगी उस रूम में बिता दी और उसे ये तक नहीं पता कि उसे यहाँ रखा किसने है। और उसके लाइफ का सबसे बड़ा एम अब यही बन चुका था। तेरे सिर से लेकर तेरे पैर की उंगलियों तक का इस दुनिया में कहीं कोई निशान नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि मैं तेरे एक एक टुकड़े को चबा जाऊंगा। फिर एक और ट्विस्ट, 15 साल बाद उसे आजादी मिल ही जाती है। और फिर शुरू होती है इसकी मेन स्टोरी कि एक आदमी अगर 15 साल बाद एक रूम के बाहर निकलेगा तो वो कैसे बर्ताव करेगा। उसके दिमाग में 100 सवाल चल रहे हैं और एक खुशी भी कि वो अब बाहर निकल चुका है और अब वो ढूंढने लगता है उस इंसान को जिसने उसे 15 साल तक प्यार किया। और वो जर्नी बहुत सारे एक्शन, ट्विस्ट और आखिर में एक ट्रॉमा से गुजरती है। रिवेंज एंड लेयर्स, ये कोई टिपिकल रिवेंज थ्रिलर नहीं लगती जिसमें बस बदला लेते हैं और स्टोरी खत्म हो जाती है। इसमें कुछ ऐसे बातें हैं जो हम रेयरली किसी रिवेंज मूवीज में देखते हैं। वो है साइकोलॉजी को अच्छे से ब्लेंड करना, जिसमें कैरेक्टर क्या सोच रहा है उसको भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। मेन कैरेक्टर हमसे बात करता है बीच बीच में, जो उसे बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाता है। एक अलग कनेक्शन बन जाता है और हम कैरेक्टर की पर्सनैलिटी समझने लगते हैं। इसमें हिप्नोटाइजेशन को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बनाया है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये कोई नॉर्मल रिवेंज थ्रिलर मूवी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रिवेंज थ्रिलर बन जाती है। विच यू अंडरस्टैंड द स्टोरी बहुत ही ज्यादा लेयर्ड है, जो रिवेंज के साथ साथ ये भी एक्सप्लेन करती है कि एक इंसान के अंदर क्या क्या चल रहा होता है, बहुत ही लॉजिकल वे में। राइटर ने बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी एग्जीक्यूट करी है। एंडिंग भी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लगी मुझे। व्हाट डू यू थिंक? मैं तुम्हें कुछ सीन्स दिखाता हूँ, उसके बाद तुम खुद जज कर लेना सीन्स कितने डिफरेंट हैं इसके। सो एज यू सीन, मुझे इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डायरेक्टर का परसेप्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। और मैं कुछ ऐसे बात बताना चाहता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि डायरेक्टर कितना डेडिकेटेड था फॉर हिज वर्क एंड ऑल्सो एक्टर भी। ऑक्टोपस का ये वाला सीन देखो, ये सीन एक्चुअली में 4 बार शूट किया गया था, जिसमें एक्टर ने रियल ऑक्टोपस खाया था 4 बार। और वो असल में एक बुद्धिस्ट थे और वेजिटेरियन भी थे। एंड दिस इज अ रियली रिस्पेक्ट फॉर द एक्टर। हॉलवे सीन, ये सीन एक्चुअली में ग्रेटेस्ट माना जाता है सिनेमा में। ये 2.32 मिनट का 1 टेक शॉट है जिसे 17 बार शूट किया गया था विदाउट यूजिंग स्टंट डबल। एक्टर ने खुद स्टंट्स परफॉर्म किए थे और वैसे दिखता भी है एकदम रियलिस्टिक। इस सीन में हम देखते हैं कि एक्टर जो है वो थोड़ा रेस्ट भी लेने की कोशिश करता है। मीन्स जब रियल लाइफ में हम देखते हैं ना कोई फाइट सीन, तो वो लगातार नहीं चलती। कभी कभी कोई इंसान रेस्ट भी लेता है कुछ सेकंड के लिए, वो ट्राई करता है उसे मारने का। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। अगर ये सीन को ध्यान से देखो तो फील करता है उसका दर्द, स्लो पेस्ट, जिसमें दिखता है पेन और एक पागलपन। हॉलीवुड के डायरेक्टर्स को बहुत इंस्पायर किया था इसने। फॉर एग्जांपल के लिए टैरेंटिनो। इससे समझ में आता है कि एक्टर और डायरेक्टर जब काम को सीरियस लेते हैं तो वो एक मैडनेस क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्टर इज लाइक अ क्रिएटर एंड एक्टर इज द फेस ऑफ दैट। सो ये मूवी जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी ना, मुझे ये मूवी इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ना कि मैं बता नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर जब फंसा हुआ है या फिर वो बहुत ज़्यादा मिस्टअप है, स्टिल
उसे बहुत अच्छी तरीके से सिनेमैटिक वे में दिखाना और अलग ही मैडनेस में दिखाना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मूवी परफेक्ट एग्जाम्पल है उसके लिए। एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट सस्पेंस ऑफ द मूवी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उस वक्त मैंने ऐसा ट्विस्ट कभी देखा नहीं था एंड दैट वाज रियली पीक लेवल फॉर मी। एंड 2003 में ऐसी मूवी बनाना वाज अ रियली चैलेंजिंग थिंग। ये मूवी मेरे लिए हमेशा इंस्पिरेशन रहेगी फॉर एक्शन, स्टोरी, एक्टिंग, हर जगह के लिए मुझे परफेक्ट मूवी लगती है। वैसे आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में, आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपने ये मूवी देखी नहीं है ना तो भाई तुम देखो यार, ये मूवी सच में बहुत ज़्यादा अलग लेवल की है। ये मूवी उस टाइप की है जो हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि इसका जो ऑरा है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बाकी आप बताओ इस मूवी का सबसे फेवरेट सीन कौन सा था और आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में। मैं सारे कमेंट्स करूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।